हाय, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आईसी करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे 4 टॉपिक है इस बार: कास्ट सेंसस, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, वुमेन इन जुडिशरी एंड देन यहाँ पे गैम्बलिंग। तो ये 4 टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग देख सकते हो कि हर एक टॉपिक के अंदर कितनी यहाँ पे सेक्शन है। देन यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कास्ट सेंसस। जैसे कि आप लोग को पता है कि सेंसस मीन्स जनगणना, जो कि हर एक 10 साल में हमारे देश में इसको पब्लिश की जाती है। तो अभी जो हम लोग कोई भी आप देखते हो कि गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, उसके अंदर जितनी भी बेनिफिशरीज़ को काउंट किया जाता है, वो काउंट किया जाता है सेंसस के थ्रू। और बेसिकली आप देखो कि अगर कोई वीकर सेक्शन है या फिर यहाँ पे आपके स्पेशल ग्रुप जो होते हैं जिनको किसी भी तरीके का स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करनी होती है, तो वो भी सरकार यहाँ पे कास्ट सेंसस का ही यूज़ करके करती है, जिसे हम लोग यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कहते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पहली बार 2011 में इसको पब्लिश की गई थी, और लास्ट जो सेंसस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं हर एक जगह, तो वो 2011 की ही करते हैं। और जैसे अभी हमारा 2021 चल रहा है, तो इस साल यहाँ पे हमारी सेंसस प्रोड्यूस होने वाली है, बट देखते हैं कि कोविड-19 के कारण इसे कंप्लीट किया गया है कि नहीं। तो काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा था अगस्त मंथ में कास्ट सेंसस को लेकर कि क्या ये फिर से इस साल भी, इट मीन्स कि 10 ईयर्स के गैप में इस बार भी सेकेंड टाइम कास्ट सेंसस को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग भी अपनी थिंकिंग बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कास्ट सेंसस हमारे देश में इसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ठीक है, तो न्यूज़ इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो डिमांड कर रहे थे कि कास्ट बेस्ड जो इनमरेशंस देखने को मिल रहा है 2021 में, ये एक सीरियस डिबेट हमारे देश में जो है ये ट्रिगर कर रहा है। इट मीन्स कि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सीरियस डिबेट हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। और कई बार ये कहा जाता है कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारे आर्टिकल 14 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इससे रिलेटेड कई बार ये टॉपिक होती है कि एक जगह हम लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं, दूसरी जगह हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जब तक हमारी सोसाइटी इसी तरीके से कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही और कास्टिज़म इतना ज़्यादा फेवरेबल रहा, तो कहीं ना कहीं ये राइट टू जो इक्वालिटी की यहाँ पे हमारी फंडामेंटल राइट है, ये कहीं ना कहीं वायलेट होती है। तो कास्ट सेंसस के बारे में समझते हैं। एक्चुअली ये कास्ट वाइज आपको टेबुलेशन देखने को मिलेगा कि एक कास्ट में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। जनगणना कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक देश में रहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि कास्ट बेस्ड है। इट मीन्स कि जो डिफरेंट कास्ट है, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और ओबीसी हो गए और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, सिंपल। ओके, कास्ट जो कि आप देखो कि लास्ट इंक्लूड किया गया है सेंसस ऑफ इंडिया बैक इन 1931 में, और ये प्रैक्टिस जो है फिर ब्रिटिश के द्वारा 1941 में स्टॉप कर दिया गया था। फिर हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो गवर्नर जो है इसको फिर से रिवाइव नहीं किए। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि पहली बार 2011 में ही हमारे देश में इसको लाया गया है। एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि 1931 में कास्ट सेंसस हमारे देश में थी, बट ब्रिटिशर्स ने इसे डिज़ोल्व किया। उसके बाद हम लोग इसको रिवाइव नहीं किए आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट 2011 में ये फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में इसको रिवाइव किया गया। वहीं अगर हम लोग देखें तो एक सेपरेट डेटा जो कि स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए इसको पब्लिश किया गया, और फर्स्ट एक्सरसाइज किया गया था 1951 में। ये जो सेंसस है ना, इसमें आपका डेटा जो अदर कास्ट के होते वो इंक्लूड नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस जब हमारी देश स्वतंत्र हुई थी तो 1951 में एक अलग से डेटा यहाँ पे लाया गया था, जो कि स्केड्यूल कास्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है एंड स्केड्यूल ट्राइब में कितने हैं। बट इस सेंसस में कोई भी जो सेंसस 10 ईयर्स में हमारा लाया जाता है, तो उसमें कोई भी डेटा को इंक्लूड नहीं किया जाता था अदर कास्ट की। अब यहाँ पे प्रीवियस अटेम्प्ट जो था कास्ट सेंसस को लेकर, इसके बारे में डिटेल समझिए, क्योंकि ये फैक्चुअल है आपकी और इसी से क्वेश्चन बनती है अधिकतर। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 की बात करें तो ये जो हमारे सेंसस 2011 का आया उससे अलग है थोड़ा। ये यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो घर है उसकी इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है, साथ ही उस घर को यहाँ पे हाउस होल्ड में, यानी कि जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी अर्निंग कितनी है, कैसी उनके सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, उनके बेसिस पे उनको रैंकिंग यहाँ पे दी गई, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस में उनको रैंकिंग दी गई। तो यहाँ पे 3 सेंसस कंपोनेंट है। सबसे पहले सेंसस जो है वो यहाँ पे रूरल एरिया में देखा जाता है, देन यहाँ पे अर्बन एरिया में, और कास्ट सेंसस होती है। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो ग्रामीण एरिया में सेंसस होती है तो उस सेंसस को यहाँ पे किसके द्वारा देखा जाता है, कौन यहाँ पे किस डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके,
और उसके बाद अर्बन एरिया के आप देखोगे तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। तो दोनों में आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पे ड्यूटी है, तो इसको ध्यान रखना है। एंड कास्ट सेंसस जो आपका आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा है हाउस होल्ड का, हाउसेस की स्ट्रक्चर कैसी है, क्या पक्का घर है, कच्चा घर है, ठीक है। फिर ओनरशिप स्टेटस कितनी है, किसी के घर पे रह रहे, रेंट पे रह रहे, या फिर खुद का घर है, और खुद का भी घर है तो घर में किसकी ओनरशिप है, मेन सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है इनके घर का। बट जो इंटायर यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है ये आपका पब्लिक नहीं किया जाता है, ये भी चीज़ें याद रखिएगा कि पब्लिक में इसकी डेटा को नहीं रखी जाती है, जिससे कि आप हर एक चीज़ इसके बारे में जान सको। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे यूटिलिटी की अगर बात करें तो 2017 में यहाँ पे सेंटर के द्वारा जो पॉवर्टी लाइन है उसको रिप्लेस किया गया, और मेन इंस्ट्रूमेंट कि किस तरीके से बेनिफिशरीज को देखे और जो फंड है उसको सोशल स्कीम्स के लिए यहाँ पे ट्रांसफ़र करे रूरल एरिया में, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर ने कुछ रिप्लेस किया है। साथ ही साथ आप देखो कि इसको रिप्लेस किया गया है किससे, तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इट मीन्स कि पहले क्या था कि पॉवर्टी लाइन होती थी, जिसके पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, रंगराजन कमेटी हो गई, तेंदुलकर कमेटी हो गई, जिन्होंने पॉवर्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक बेंचमार्क लगाया था, मीन्स एक अपर लिमिट लगाया था कि अगर इतना ही कमाते हैं लोग तो उनको लोअर बीपीएल में रखा जाएगा या फिर एपीएल में रखा जाएगा, तो इस तरीके का उनका कैटेगराइजेशन था। तो ये चीज़ें पहले सेंसस में देखी जाती थी, बट जब से ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया है तब से जो भी स्कीम्स के बेनिफिशरीज होती है उनको इन्हीं के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग रोहिणी कमीशन के बारे में बात करें तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, रोहिणी कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अटेम्प्ट है जिसमें कैटेगराइजेशन रखा गया है ओबीसी के विद इन, और वो भी बेटर टारगेटेड सर्विस डिलीवरी के लिए। तो ये कमीशन आप लोग देखो 2017 में आई, और इसको जो रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जी रोहिणी, उनके द्वारा इसको हेड किया गया। तो जो भी यहाँ पे हेड करते हैं कमीशन को, कमीशन का नाम भी उन्हीं के ऊपर पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे रोहिणी कमीशन हम लोग इसको देख रहे हैं। ये जो कमीशन है ये सेटअप किया गया था कि सबसे पहले देखना है कि ओबीसी के विद इन भी आप देखते हो कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है, एक तो क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि और भी कैटेगरीज यहाँ पे ओबीसी के तहत बनाया जाए, और जो रिजर्वेशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जितनी रिप्रेजेंटेशन है ना वो सही मात्रा में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इसको देखने के लिए ये कमेटी यहाँ पे काम कर रही थी। इनका ऑब्जेक्टिव था कि एक मैकेनिज्म यहाँ पे लाना, एक क्राइटेरिया हो, नॉर्म्स हो, पैरामीटर्स हो, जिसके थ्रू एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन करनी चाहिए। ओबीसी के तहत जो आपका क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर लाया गया, तो यहाँ पे एक हर एक चीज़ को देखते हुए एक बेटर तरीके से सब कैटेगराइजेशन किया गया। अगर रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो कमीशन के द्वारा ये प्रपोज किया गया कि ओबीसी को हम लोग को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, और इसको नंबर रखा गया 1st, 2nd, 3rd, 4, और इसको 27% में स्प्लिट किया गया है, 2, 6, 9 और 10% में। ओके, तो इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे टोटल 27% है, लेकिन कैटेगरी इस तरीके से डिवाइड किया गया, और इसमें आप देखो कि 2% यहाँ पे रिजर्वेशन, 6% यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे आपका स्प्लिट किया गया है टोटल 27% को। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे और भी रिकमेंड किया गया कि कंप्लीट डिजिटाइजेशन करनी चाहिए, जितनी भी यहाँ पे सारे जो ओबीसी रिकॉर्ड है वो डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। और रिसेंटली अगर हम लोग इस कमीशन की टर्म्स देखें तो ये एक्सटेंड किया गया है फर्दर 6 मंथ के लिए। इट मीन्स कि जब तक यहाँ पे कास्ट सेंसस जो हमारा 2021 का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये रोहिणी कमीशन भी अभी वर्क करेगी। तो आप समझ सकते हो कि रोहिणी कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सालों से ये चलते आ रही है, अभी भी इसकी टाइम को एक्सटेंड किया गया, तो ये कमीशन के बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री भी देख लेते हैं कास्ट सेंसस को लेकर। तो 1830 में क्या हुआ था कि फर्स्ट कंप्लीट यहाँ पे सेंसस आया था इंडिया का, जो कि यहाँ पे कंडक्ट किया गया था हेनरी वॉल्टर के द्वारा ढाका में, जिसको हम लोग ढाका कहते हैं आज के डेट में। देन 1836 से 37 के बीच में सेकंड सेंसस को कंडक्ट किया गया था। 1872 में पॉपुलरली यहाँ पे लेबल्ड हुआ था एज अ फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनस देखने को मिला सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड। फिर 1931 में क्या हुआ कि लास्ट सेंसस जो है जिसमें कि ओबीसी को काउंट किया गया था। इन 1953 में जो काका केलकर कमीशन है, ये फर्स्ट नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिकेशन है, इसको अपॉइंट किया गया था। 1979 में गवर्नमेंट के द्वारा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशंस इसको अपॉइंट किया गया था, जिसको हेड कर रहे थे यहाँ पे मंडल के द्वारा। एंड 1990 में फाइनली आप देखो कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। फाइन, तो इसी के तहत यहाँ पे रिजर्वेशन मिली है 27% जो ओबीसी को दी जाती है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, आर्गूमेंट देख लेते हैं कि कास्ट सेंसस जो इतना डिबेट डिस्कशन हो रही है तो इसके फेवर में क्या आर्गूमेंट है, इसके अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट है, तो आप एक बेटर तरीके से इस टॉपिक को समझ पाओगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अवेबिलिटी ऑफ डेटा ऑन कास्ट,
तो कितना सही है और कितना गलत है कि अगर कास्ट बेस्ड अगर डेटा को लाया जा रहा है तो ये कितना सही है कितना गलत है। अगर इसके अगेंस्ट में हम लोग बात करें तो कहा जा रहा है कि जो कास्ट के एस्टिमेट है ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मीन्स ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, नेशनल फैमिली हेल्थ एंड सर्वे है, ये डेटा कलेक्ट करते हैं। वो भी आप देखो कि ब्रॉड शेयर होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब अदर बॉडी इन सबके डेटास को कलेक्ट करी है तो फिर अलग से कास्ट सेंसस बनाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आप देखो कि फेवर जो कर रहे हैं कास्ट सेंसस को लेकर, उनका क्या आर्गूमेंट है कि सर्वे इज़ नॉट अ सेंसस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड सेंसस। ठीक है। तो सर्वे एक होता है जो कि आप देखो कि एनुअली होता है, कोई पीरियोडिक मैनर में होता है, कोई 4 साल में होता है, 2 साल में होता है, कोई 6 महीने में होता है, 1 महीने में होता है। एंड सेकेंड डिफरेंस ये है कि सर्वे में आप देखोगे कि कोई पर्टिकुलर जगह का होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे देखें तो इसमें हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को किस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ है, क्या उनको हॉस्पिटल जो है वो एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक्सेस हो पा रही है कि नहीं, महिलाओं में क्या प्रॉब्लम है। तो एक लिमिटेड एरिया यहाँ पे कवर किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से आप देखो इनकी बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक पे वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। बट सेंसस में क्या होता है कि ओवरऑल यहाँ पे सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है और सेंसस हर एक 10 साल में यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये सर्वे इज़ नॉट अ सेंसस, ये बातें कही जा रही हैं जो फेवर कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर, कि उनका कहना है कि जो डेटा है कास्ट का वो ऐसा है जो कि यहाँ पे कलेक्ट तो किया जा रहा है NFSH और NSSO के द्वारा, लेकिन ये सर्वे बेस्ड एस्टिमेट है जो कि सेंसस के जैसा नहीं है। सेंसस और सर्वे को हम लोग एक जैसा समझने लगेंगे तो कहीं ना कहीं डेटा में और कहीं ना कहीं बेनिफिशरीज़ को जो सही तरीके का स्कीम की अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें जो फेवर कर रहे हैं ना कास्ट सेंसस को लेकर, उनका कहना है। ऑपरेशनल चैलेंजेस अगर हम लोग बात करें तो जो आर्गूमेंट में है उनका कहना है कि एक फुल कास्ट सेंसस जिसमें कि आप देखो कि जाति वाइज भी ब्रेकअप किया जाता है। इट मीन्स कि सारे जो कास्ट होते हैं ना, अपर कास्ट होते हैं, वो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे कुछ पोज कर सकेंगे। साथ ही आप लोग देखो कि वी डोंट हैव एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल कास्ट। हमारे पास जो है हमारे देश में ऑफिशियल तरीके से सारे कास्ट की एक लिस्ट भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो पोस्ट सेंसस क्लासिफिकेशन काम हो रहा है इससे कुछ डिले भी हो सकता है। हमारी जो जनरल कास्ट टेबल्स अगर हम लोग देखें इसके रिलीज़ होने में कहीं ना कहीं कोई देरी भी हो सकती है। जो फेवर में वो कह रहे हैं कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, यानी कि ऑपरेशन चैलेंजेस क्या क्या है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है कि कुछ सेंसस टेबल्स जो है वो रिलीज़ किए जाएंगे 5 या फिर 7 साल में जब ये सेंसस कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंसस कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 या 7 साल के बाद इसको यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में कही जा रही है कि यहाँ पे जो आर्गूमेंट अगेंस्ट में है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका लिस्ट निकल कर आएगा वो लेट होगा, और जो फेवर में है वो कह रहे हैं कि ये कॉमन प्रैक्टिस है, लेट होगा ही, लेकिन कितना लेट होगा, 5 से 7 साल लगेगा। आइडेंटिटी अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जो यहाँ पे अगेंस्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि इंडिया वोटर्स जो है ना वो अपनी डोंट कास्ट देयर वोट, वो अपनी वोट नहीं देना चाहते, दे वोट देयर कास्ट। ऑब्वियस है कि आप लोग जानते ही हो कि कास्टिज्म होती है हमारे यहाँ जो है पॉलिटिक्स भी कई जगह आप देखो या फिर ऑल ओवर इंडिया में भी आप देख सकते हो कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब कास्ट वाले निकल कर आएंगे तो पॉलिटिशियन को ये फ़ायदा हो जाएगा, वो देख पाएंगे कि हाँ उनके कास्ट में कितने लोग हैं तो उनको कुछ फेवर करेंगे और फेवर के बदले उनको क्या मिलेगा, वोट मिलेगा। तो क्या होता है कि हमारे देश में लोग जो है ना वो वोट देते नहीं हैं, वो कास्ट को वोट देते हैं, तो कास्टिज्म और भी ज़्यादा प्रमोट हो पाएगी। लेकिन इसके फेवर में लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग प्योरली एकेडमिक और पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इस तरीके का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना ये एक सेंस पैदा कर रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है कास्ट से, और अगर हम लोग सब कास्ट से देखें तो यही चीज़ें समझ में आ रही है। बट आप लोग देखो कि जो पॉलिसी डिज़ाइन की जा रही है ना उसमें अगर ये समझ में आ जाए कि जैसे आप लोग देखते हो कि PDS के थ्रू सस्ते दाम में सब्सिडाइज्ड रेट में राशन दिया जाता है लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सोशियो कास्ट इकोनॉमिक सेंसस के द्वारा जब देख लिया जाता है कि ठीक है शेड्यूल कास्ट में इतने लोग हैं, हर एक स्टेट वाइज अगर डिवाइड करके कि 40 लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब में 40 लोग हैं, तो ऐसे क्या होगा ना कि बेटर तरीके से ये टारगेट किया जाएगा कि हाँ इतने 40 लोगों को इतनी तरीके की जो है सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करनी है। तो पॉलिसी मेकर्स जो होंगे उनके लिए भी आसान होगा, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो जो रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें भी ये कास्ट जो चीज़ें होती है ना, कास्ट के बारे में अगर डिटेल डेटा हो तो ये ज़्यादा फेवर करेगा, ये एक हेल्प करेगा। राइज इन डिमांड फॉर रिजर्वेशन आप देखो तो कास्ट सेंसस जो है इसके मीन्स जो रिजर्वेशन की डिमांड के लिए जो यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें कास्ट सेंसस कहा जा रहा है कि इससे क्या होगा ना कि हायर कोटास होंगे और 50% का जो कैप है इसको रिमूव करने का यहाँ पे
और भी ज़्यादा रिमूवल हो सकता है। जैसे आप देखते हो कि 10% अभी EWS में जिस तरीके से रिजर्वेशन लाया गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि लोकल रिजर्वेशन भी लोग दे रहे हैं, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में आप देखते हो कि वहाँ के लोकल लोगों को भी उनको 70-80% तक जो है वहाँ पे जॉब में रिजर्वेशन मिल रही है। तो इस तरीके का क्या होगा ना कि अगर कास्ट सेंसस आएगा तो किसी राज्य में अगर मान लीजिए कि वीकर सेक्शन की नंबर ज़्यादा है तो वो डिमांड करेंगे कि उनको जो है राज्य की बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन जो फेवर कर रहे हैं उनका कहना है कि जो एब्सेंस है अप टू डेट कास्ट डेटा का, ये अभी तक जो है ना, आप देखो कि इससे बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स है, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो कि यहाँ पे कोटा के लिए डिमांड करते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर एडमिशन कराना है सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो इसमें भी आप देखते हो कि अगर यहाँ पे कास्ट डेटा की अगर एब्सेंस हो, अप टू डेट कास्ट डेटा की एब्सेंस हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि लोग डिमांड ही नहीं करते। हम लोग लास्ट डिकेड में ये भी देख चुके हैं कि काफ़ी मोबिलाइजेशन देखने को मिला है जाट्स, पटेल, मराठास के द्वारा, जो कि रिजर्वेशन चाहते हैं, और कुछ प्रोटेस्ट जो है काफ़ी वायलेंट भी हो चुकी है। तो ये जो डिमांड है ये बेस्ट होता है साइंटिफिक एविडेंस में कि कितने ग्रुप्स है, कितने उनके रिलेटिव्स लेवल ऑफ डिप्रिवेशंस है, जो कि हमें OBC, SC, ST ग्रुप्स में देखने को मिलता है। तो ये आपको देखने को मिला कि ये 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 ओके 4 पॉइंट्स है, और जिसमें कि आर्गूमेंट जो है यहाँ पे अगेंस्ट में और फेवर में है। तो आपको कौन सी आर्गूमेंट सही लग रही है ये आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोगों को क्या लगता है कि हाँ कास्ट सेंसस आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। आपके माइंड में कुछ और भी पॉइंट्स है तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो आगे देखते हैं। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि क्या यूटिलिटी है, कितना यूज़ होता है कास्ट सेंसस, हमें ये समझना होगा। डिस्कशन जो है वो यहाँ पे ये निकल के आता है कि कास्ट सेंसस जो अभी भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बट कास्ट सेंसस लाने से सरकार इसको कितना समझ पाती है और कितना यूज़ कर पाती है, और वेरियस डिपार्टमेंट जो है उनको यहाँ पे ग्रांट मिल पाता है, और जो है वो एक तरीके का बेनिफिट भी ले पाते हैं। साथ ही हमें सारे जो अवेलेबल डेटा हॉस्टिकली है उसको रीड करना ज़रूरी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि सेंसस के जो डेटा है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के डेटा है, चाहे वो NSS ओके ही क्यों ना हो, इन सबको यहाँ पे लिंक करके ही एक अच्छे तरीके से कंक्लूजन में पहुँचना है। साथ ही चेंजेस अगर हम लोग सेंसस में देखें तो वो भी किया जा सकता है, जिससे कि हम लोग आज के डेट में जो हमें लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, तो एक्सपर्ट्स का जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सेंसस ऑपरेशंस होना चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड, ये हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस के थ्रू भी देखें। एम्प्लॉइंग मेथड जो है वो यहाँ पे प्रिसाइज है, फास्टर होगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो कोऑर्डिनेशंस भी देखने को मिलेगा डिफरेंट सोर्सेज में। सो ये कहा जा रहा है कि वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि बिफोर अगर हम लोग देखें कि दूसरी हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट होने वाली है, तो स्टॉक टेकिंग जो है वो प्रीवियस एक्सरसाइज से लेना चाहिए। हमें पहले से ही ये सीखना चाहिए कि और क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे जो लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। और कंसर्न ये भी होनी चाहिए कि बेटर एक मेथडोलॉजी हो, रेलिवेंस हो, इसका डिसेमिनेशन हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्राइवेसी जो है वो भी यहाँ पे सही तरीके से और सीरियसली जो है ये एक अच्छा इफेक्टिव एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की डेटा बताई जा रही है कि हमारे देश में पूरी तरीके से हाउस होल्ड कितनी है, तो 24 करोड़ है टोटल। लोकल एरिया में यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र में हाउस होल्ड कितनी है, तो 17 करोड़ है। तो इससे आप लोग लगा सकते हो एक अंदाज़ा, और ये सब देख सकते हैं हाउस होल्ड कंसीडर फॉर डिप्रिवेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते, अच्छा इसको मैं समराइज़ कर दूं एक बार कि हमने क्या क्या यहाँ पे देखा। सबसे पहले हम लोग देखें कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस होता क्या है ये देख लिए, साथ ही कास्ट सेंसस का थोड़ा हिस्ट्री भी देख लिए कि कब से कब तक था। तो पहले भी था हमारे इंडिपेंडेंस के पहले, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो है इसको रिज्यूम नहीं किया गया। सोशियो कास्ट सेंसस के बारे में हमने यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल देखा। एंड रोहिणी कमीशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन, इसके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी 6 मंथ की जो पीरियड है उसको और एक्सटेंड किया गया। ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग देखें कास्ट सेंसस को लेकर, तो इसको भी ध्यान रखना है। एंड आर्गूमेंट हम लोग अगेंस्ट और फॉर में देखें, सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वे फॉरवर्ड में 3 ही बात बताई जा रही है कि कास्ट सेंसस का कास्ट डेटा का कितना यूटिलिटी है, इसको समझना ज़रूरी है। और इसके अलावा भी जितने NSSO और NFHS का जो डेटा है उसको भी यहाँ पे लिंक करनी ज़रूरी है। और आज के डेट में जो लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है सेंसस में, ये भी देखना होगा। सो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। तो आप लोग को पता है कि पार्लियामेंट की 3 सेशन होती है और इस बार काफ़ी ज़्यादा इसमें कंप्लेन देखने को मिला है। तो रिसेंटली अगर हम लोग मानसून सेशन में देखें तो लोकसभा में सिर्फ 21 आवर्स की यहाँ पे फंक्शनिंग देखने को मिली,
और 22% यहाँ पे प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा हाउस का, ठीक है। तो देखिए 3 सेशन होते हैं, एक आपका मानसून सेशन होता है, उसके बाद आपको अभी विंटर सेशन देखने को मिलेगा, सबसे छोटा सेशन। और अगर ईयर की स्टार्ट अगर हम लोग देखें तो वो बजट सेशन के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद अभी मानसून सेशन होता है जून में, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन होता है। तो रिसेंट जो मानसून सेशन ये एडजर्न साइन टाई हुआ है, ये 2 डेज अहेड हुआ है इसकी शेड्यूल डेट में। इट मीन्स कि जिस दिन यहाँ पे कंप्लीट होना था उसके पहले ही ये साइन टाई हो गया। एडजर्न साइन टाई कहने का मतलब होता है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए जो है अभी यहाँ पे, अब नेक्स्ट सेशन तक कब होगा इसकी नहीं पता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम के लिए जो ये सेशन है ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, तो बिना किसी नेक्स्ट डेट दिए हुए कि हाँ किस दिन यहाँ पे लोग मिलेंगे, उसके पहले ही, उसके बिना ही यहाँ पे ख़त्म कर देना उस सेशन को। 0 आवर और जो क्वेश्चन आवर है ये भी देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द डे जो है ये डिसरप्ट ही रहा, और ये 4th कॉन्सिक्यूटिव सेशन है जिसमें कि आप देखो ये कट शॉर्ट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा ये हम लोग मुझे लगता है लास्ट 3-4 मंथ से जब भी मैं डिस्कस कर रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी पार्लियामेंट में लूप होल देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि समनिंग जो है जो सेशन ऑफ पार्लियामेंट है इसके बारे में देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या बातें रखी गई है। अब समनिंग ऑफ पावर के बारे में अगर हम लोग देखें सेशन के बारे में, तो ये जो समनिंग है, समन करना पार्लियामेंट का, ये स्पेसिफाई किया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 85 के तहत। ये जो पावर है सेशन को समन करने का ये सरकार के पास है, और जो फाइनली डिसीजन लिया जाता है ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा, और जो डिसीजन यहाँ पे फॉर्मलाइज किया जाता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्मलाइज किया जाता है, जिसके नाम पे आप देखते हो कि एमपीज़ जो है ना वो यहाँ पे सेशन को मीट करने के लिए वो यहाँ पे बुलाते हैं, समन करते हैं, ठीक है, सेशन को मीट करने के लिए। इंडिया में आप देखो कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर तो है नहीं। बाय कन्वेंशन अगर देखें तो पार्लियामेंट में ये लोग मीट करते हैं 3 सेशन एक साल में, ठीक है। और लॉन्गेस्ट आप देखो बजट सेशन है जिसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है, देन मानसून सेशन है जो कि इस टाइम में चलता है आपका, फिर विंटर सेशन है जो कि सबसे शॉर्टेस्ट सेशन है। तो ये सेशन आप लोग देख चुके हो कि जो ये समनिंग सेशन है ये पार्लियामेंट में आपका किस तरीके से होता है। अब देखते हैं क्यों ये सिटिंग आवर्स जो पार्लियामेंट का है ये डिक्लाइन होते जा रहा है। तो रीजंस यहाँ पे बहुत सारे बताए गए हैं, इसमें से आप कुछ यहाँ पे देख लो। सबसे पहला है कि एमपीज़ की डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज इनएडिक्वेट टाइम है, और यहाँ पे आप देखते हो कि सरकार के द्वारा बहुत सारे डेटास को छुपाए जा रहे हैं जिससे कि जो एमपीज़ है वो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, बहुत सारी ऐसी टॉपिक है जिसमें सरकार जवाब नहीं दे रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि जो फार्म्स प्रोटेस्ट हो रही है 3 बिल्स के अगेंस्ट में, उसमें अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसको जो है पास आउट कर दिया जा रहा है। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को नहीं मान रहे हैं। साथ ही यहाँ पे डिसिप्लिन भी उनके मेंबर्स का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। प्रॉम्प्ट एक्शंस अगर आप लोग देखोगे कि किस तरीके से एमपीज़ जो डिसरप्ट कर रहे हैं उसकी एब्सेंस देखने को मिल रही है। स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे डिबेट चल रहा है घर के बाहर भी, यानी कि हाउस के बाहर भी यहाँ पे डिबेट चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा के बाहर भी। सिटिंग आवर्स जो है वो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हाउसेस के रूल्स जो बनाए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा के उसके द्वारा फिक्स नहीं गए हैं, तो फिक्स नहीं किए गए। अगर एक दिन में आप देखो कि 10 बजे से शाम के 6 बजे तक अगर यहाँ पे पार्लियामेंट चलती है, मतलब कि यहाँ पे हाउसेस चलते हैं, तो उनका एक मिनिमम नंबर तो फिक्स करना चाहिए ना, जैसे कि 2 घंटे तो मिनिमम बैठने ही है, 4 घंटे बैठने, बट इस तरीके का मिनिमम आवर्स जो है वो फिक्स नहीं किया गया। इसके बारे में इसके लिए अगेन प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो कोविड-19 पैंडमिक है जिसके कारण 2 सेशन तो ऑलरेडी कटल किया गया है, सिटिंग नहीं हो पाई थी। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण जो है आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे आवर्स है वो कम होते जा रहे हैं। ये रीज़न है, इसको ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट सिटिंग ऑन डिक्लाइन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन इन सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट की सिटिंग है अगर उसमें कम हो रही है तो इसमें अगर हम लोग देखें क्या खामियाजा भरना पड़ रहा है जिस तरीके से सिटिंग यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट 2 डिकेड में, यानी कि 20 ईयर्स जो पार्लियामेंट का है, लोकसभा में ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो लिटिल मोर देन, यानी कि 120 डेज से भी ज़्यादा जो है एक साल में इनकी सिटिंग हुई थी। ये धीरे धीरे कम होते गया और लास्ट 10 डिकेड्स में देखने को मिला, लास्ट 10 नहीं, लास्ट डिकेड्स में, यानी कि 10 ईयर्स में देखने को मिला कि 17 डेज़ जो है ये एक ईयर में सिटिंग इनकी होती थी। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये हाफ हो चुका है। कहाँ 120 डेज़ ये सिटिंग करते थे और ये घट के 70 डेज़ हो चुकी है। तो इससे अगर हम लोग देखें कि क्या इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो रही है।
क्योंकि पार्लियामेंट्री डिसरप्ट हो रहे, तो जो एबिलिटी है अपोजिशन का कि वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करके रख सके, इट मीन्स कि सरकार अगर कोई यहाँ पे बिल लेकर आ रही है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन सही तरीके से होनी चाहिए। और आपको पता है कि अपोजिशन का काम ही है कि उस सरकार की बातों के अगेंस्ट में बोलना, तो ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। अपोजिशन अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। विथ क्वेश्चन आवर अगर आप लोग देखो तो ये बेयरली ऑपरेशनल हो रहे। क्वेश्चन आवर होता है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट आवर जो स्टार्ट होती है पार्लियामेंट की वो क्वेश्चन आवर होती है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जवाब दिया जाता है। तो क्वेश्चन आवर भी नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को, तो इसलिए ये भी काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही इनइफेक्टिवनेस देखने को मिल रही है पार्लियामेंट्री कमेटी की। जो पॉलिटिकल डिबेट है दोनों हाउसेस में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव है। इट मीन्स कि ओनली 12% जो गवर्नमेंट की लीगल प्रपोजल है ना उसको यहाँ पे कमेटी के पास स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है। स्क्रूटनी कहने का मतलब है कि चेकआउट करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है सरकार की जो भी बिल आ रही है, जो भी प्रपोजल आ रही है, उसमें जो भी पॉइंट्स रखा गया है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है, कुछ ऐसा तो नहीं जो कि लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है, हमारे संविधान के अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखती है कमेटी, बट कमेटी के पास भी नहीं जा रहा है। सिर्फ 12% ही यहाँ पे सरकार की जो लीगल प्रोविजंस है वो सिर्फ कमेटी को भेजा गया, बाकी जो है कमेटी को भी यहाँ पे पास करके जो है बाईपास करके इसको बिल को पास करा दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कमेटी का भी यहाँ पे काम सही से नहीं हो पा रहा है। बिल जो है वो जल्दबाजी में यहाँ पे पास हो रहा है। और आप लोग देखो कि अगर लोकसभा में आप देख सकते हो कि 10 मिनट से भी कम लग रहा है एक कानून को पास करने में, और राज्यसभा में हाफ एन आवर से भी कम लग रहा है पास करने में। मीन्स आप समझ सकते हो कि कितने कम टाइम में, इट मीन्स कि इतने कम टाइम में अगर बिल पास हो रही है, इट मीन्स कि इसमें डिबेट डिस्कशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसको स्क्रूटनाइज सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, अपोजिशन अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, और इम्पॉर्टेंट बिल अभी भी पेंडिंग है। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे हमेशा जो है राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है और हमारे पर्सनल डेटा की बात की जाती है कि इसको सीक्रेट में रखना है। तो यहाँ पे पर्सनल डेटा जो प्रोटेक्शन बिल है 2019 का 2 साल हो गए बट अभी तक इसको पास नहीं किया गया। सरोगेसी बिल है ये भी नहीं पास हुआ। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये भी पास नहीं हुआ। ये सब अभी तक 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये पार्लियामेंट में पेंडिंग है। फिनेंशियल बर्डन होते जा रहा है। रिसेंट जो विंटर सेशन था इसमें आप देखो कि 133 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है दिया गया। ट्रिगर ऑर्डिनेंस राज है, यानी कि आप लोग देख रहे हो कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस की बात करूँ तो यहाँ पे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के यहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि ऑर्डिनेंस तभी पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट को यहाँ पे अधिकार है आर्टिकल 123 के तहत। गवर्नर को अधिकार है यहाँ पे आपका 213 के तहत, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। तो ऑर्डिनेंस कहने का मतलब है कि अगर एक हाउस भी अगर सेशन में है और दोनों हाउस अगर सेशन में नहीं है तो यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी आता है, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर अगर कुछ कानून बनानी है तो यहाँ पे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए कानून बना सकते हैं और उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक रहती है। तो पार्लियामेंट जब काम नहीं करती है तो सरकार यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस बनाते हैं और ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आप देखो एग्जीक्यूटिव को दी गई है। तो ये दोनों तरीके से आपको बता दी, प्रेसिडेंट को भी जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और गवर्नर जो कि स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हो कि हमें जो है यहाँ पे भरपाई करनी पड़ रही है। जिस तरीके से पार्लियामेंट की सिटिंग कम हो रही है उस तरीके से हमारे देश में सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि सबसे पहले तो एनुअल कैलेंडर होनी चाहिए सिटिंग की, एक प्रॉपर तरीके से कानून होना चाहिए ना, हर चीज़ की कानून होती है। तो हमारे देश में भी लेजिस्लेचर के लिए एटलीस्ट यहाँ पे सिटिंग डेज फिक्स होनी चाहिए, वो 100 डेज़ होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यूएस कांग्रेस में 100 डेज़ है, 150 डेज़ जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में अभी तक ऐसा कैलेंडर क्यों नहीं है? तो कैलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही नंबर ऑफ़ सिटिंग डेज़ जो है ये बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ सिटिंग डेज़ होगा इससे जो है हमारी जो इस तरीके का आप लोग देखते हो कि जो बिल को हानन फानन में पास कर दिया जाता है, पार्लियामेंट्री कमेटी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, अपोजिशन का कोई बेटर रोल नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें टैकल हो पाएगी। मेंबर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उनको काम करना है, किस तरीके से करिकुलम जो है होनी चाहिए, जैसे एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का। साथ ही जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है पार्लियामेंट में उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री अगर लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी देखें तो ये होने की ज़रूरत है कि बिल को पास करने से पहले स्क्रूटनाइज करना है। जो यहाँ पे आपका कमेटी रखा जाता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी इन्हांस करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का डिस्कशन होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी है तो उनका काम ही है यहाँ पे सरकार को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना, सरकार की जो भी बातें हैं उसको नेगेटिव करना, तोड़ना,
ठीक है, अगेंस्ट में बोलना, तो उनका भी रोल है, उनको भी यहाँ पे रोल देना चाहिए। और जो पार्लियामेंट्री लिबररी है उनको यहाँ पे लिवरेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग देखो कि हाँ इसी तरीके से काम चलता है, एक प्रॉपर मैनर है पार्लियामेंट में किस तरीके से काम होनी चाहिए, तो वैसा होना ही चाहिए। वर्चुअल मीटिंग की भी बात की गई है कि चलो ठीक है, कोविड-19 को देखते हुए जैसे सेशन को ख़त्म ही कर दिया गया, तो ये होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर कुछ इमरजेंसी है तो वर्चुअल मीटिंग भी होनी चाहिए कि सारे एमपीज़ जो है लोकसभा राज्यसभा के, वो यहाँ पे वर्चुअली मीटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ यहाँ पे प्रोविज़न बताई गई है, जिसको आई थिंक कि हाँ इसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये जो हमें लूप होल्स देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट्री सिटिंग में, तो ये नहीं हो पाएगी। तो इस टॉपिक को भी पहले समराइज़ कर लेती हूँ मैं कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि जो प्रोडक्टिविटी है पार्लियामेंट की वो डिक्लाइन हो रही है, जिसमें कि हमारे संविधान की आर्टिकल 85, देखिए जो भी आर्टिकल न्यूज़ में रहते हैं उसे आप लोग ज़रूर समझिए बेटर तरीके से, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो समनिंग यहाँ पे देखें कि जो पार्लियामेंट की सेशन होती है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि सिटिंग आवर्स जो पार्लियामेंट की है वो क्यों डिक्लाइन हो रही है, सम ऑफ द रीजंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और इस तरीके से अगर पार्लियामेंट की सिटिंग डिक्लाइन होते रहेगी तो उससे हमें क्या नुकसान होगा वो भी हम लोग ने यहाँ पे देखा। उसके बाद इंपॉर्टेंस बताई गई है यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जितना ज़्यादा सिटिंग होगा उतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे लॉ मेकिंग हो पाएगी, साथ ही स्क्रूटनी हो पाएगी, जो ओवर यहाँ पे गवर्नमेंट फंक्शनिंग है उसकी भी अच्छी तरीके से स्क्रूटनी हो पाएगी, चेक एंड बैलेंस होते रहेगी इनका और साथ ही साथ नेशनल इश्यूज़ को सही तरीके से सुना जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा और उस पर एक्शन भी ली जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंस पार्लियामेंट्री सिटिंग का। उसके बाद हम लोग वे फॉरवर्ड में देखें और साथ ही साथ यहाँ पे ये टॉपिक हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है विमेन इन जुडिशरी। काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिसेंटली आप लोग देखो कि ये फर्स्ट देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे 9 जजेस हैं और 3 विमेंस जो है वो यहाँ पे ओथ ली है एक बार में। इट मीन्स कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपको सुन के ये थोड़ा ताज्जुब लग रहा होगा, बट येस इट इज़ ट्रू कि जुडिशरी में जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत हद से ज़्यादा कम है। और पहली बार देखने को मिला कि जहाँ पे 9 जजेस हैं तो 3 जो जजेस थी वो इस बार विमेन है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविज़न है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है एंड 217 है हमारे संविधान में, जिसमें ये कहा गया है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है 124 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बातें की गई है एंड आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में बातें की गई है। इन दोनों प्रोविज़न के तहत आप देखो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपॉइंट करे। इट मीन्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो वो भी प्रेसिडेंट की पावर है, या फिर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हाई कोर्ट यानी कि स्टेट के अंदर आती है तो ये गवर्नर की पावर होगी। अपॉइंट करने का जो पावर है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कंसल्टेशन ये करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ यहाँ पे कंसल्ट करते हैं। हाई कोर्ट में अगर आप लोग देखो स्टेट में, तो यहाँ पे ये ज़रूरी भी होता है कि वहाँ के जो जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उससे वो कंसल्ट करते हैं। 3 केसेस में आप देखो जो कि ये निकल कर आया है, जिसे हम लोग जजेस केसेस कहते हैं। 1981 में, 1993 में और 1998 में ये 3 जजेस केसेस यहाँ पे निकल कर आई थी, जिसके थ्रू ये पता चला है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट या हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे करनी है। तो देखिए 3 जजेस केस जो है इसके बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं मेंशन होते हुए नहीं दिखेगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि ये जो 3 जजेस केसेस है इसी में आपका निकल कर आया सेकंड जज केस से जो है कोलिजन सिस्टम के बारे में निकल कर आया। लेकिन सेकंड जज केस में क्या था कि यहाँ पे कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनसे वो कंसल्ट करेंगे। लेकिन फिर बाद में इस चीज़ को अमेंड किया गया इन 1998 और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। और आज की डेट में जो आप देखते हो कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसे हम लोग कोलिजियन सिस्टम कहते हैं। ये एक बहुत ही ओपेक सिस्टम है और बार बार इसके ऊपर जो है कई बार आप देखते हो कि सवाल उठते हैं। 99 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसमें आपने ये देखा होगा कि एनजैक लाने की बात की गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की बात की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, ये कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है। ठीक है, वायलेट कौन सी प्रोविज़न को वायलेट कर रहा है, कौन से प्रोविज़न यहाँ पे हनन हो रहे हैं? तो बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कि इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की बातें की जाती है। ओके, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि एवरेज आप सेक्स रेशियो देखो कि जो जजेस की है हायर जुडिशरी में, इट मीन्स कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो 88% आपको मेल देखने को मिलेंगे और ओनली 12% यहाँ पे विमेन है। वहीं एवरेज अगर सेक्स रेशियो जजेस की देखें लोअर जुडिशरी में, जिसमें कि आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो 72% यहाँ पे मेल है एंड 28% यहाँ पे फीमेल है। ओके,
लेकिन ये बात समझते हैं कि चलिए आज तक तो वीमेन की रिप्रेजेंटेशन कम थी, लेकिन अगर वीमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी जुडिशरी में तो इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आप एक वीमेन है और आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है, कोई भी आपके साथ अगर कोई इस तरीके की मैटर होती है जो कि आपको FIR लॉन्च कराना पड़े या फिर आप लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं आप हिचकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको फीमेल देखने को नहीं मिलती। पहला है कि पुलिस में, दूसरी है कि अगर आप लोग जो है कोर्ट वगैरह में जाते हो वहाँ पे भी आपको फीमेल देखने को नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई बार आप देखो कि जो भी यहाँ पे काउंटर पार्ट होते हैं, इट मीन्स कि जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं, जो महिलाएं होती है उनको कहीं ना कहीं असहज फील करती है, वो कंफर्ट फील नहीं करती है। अगर रिप्रेजेंटेशन होगी तो इससे क्या होगा कि कंट्री की डेमोग्राफी आप देख सकते हो कि ये रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव जेंडर जुरिस्प्रूडेंस देखने को मिलेगा, जिससे कि वुमेन की जो यहाँ पे चाहत है कि वो यहाँ पे उनको जस्टिस मिले और एक अच्छा खासा जजमेंट उनके फेवर में निकल कर आए। कई बार आप ऐसा देखते हो कि कई सालों से ऐसी भी कुछ जजमेंट निकल कर आई है जो कि वुमेन के अगेंस्ट में है। अब आप सबरीमाला टेम्पल जो केरल में है उसकी केस आप लोग जानते हो कि वहाँ पे 10 to 50 एज की वुमेन को बिल्कुल से रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकती, और आज तक ये चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड थी, बट अब जाकर इसको एबॉलिश किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा अगर फीमेल जुडिशरी सिस्टम में होती, फीमेल भी होती अगर यहाँ पे जजेस, तो इस चीज़ पे बात पहले भी होती, क्योंकि मेल थे तो मेल डोमिनेंस है, उन्हें जो सही लगता है वो चीज़ें होती है। लेकिन अगर फीमेल भी रहेगी तो एक होता है कि बैलेंस होती है दोनों तरीके से। आप देखो कि एक सिक्के के दो पहलू है, तो दोनों तरीके से ये सोचा जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे देश में जो महिलाओं की जिस तरीके से जनसंख्या है, तो इंडिया में आप देखो कि वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है 50% जो कि टोटल पॉपुलेशन है, और लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो है वो अवेलेबल है बार में, बट नंबर ऑफ वुमेन जो जज है ना वो आज की भी डेट में कम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आप लोग जो है लॉ करते हो तो लॉ करने के बाद जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर आप रजिस्टर करा लेते हो तो आपको एडवोकेट यानी कि कोर्ट में केस लड़ने की अधिकार मिल जाती है। तो ये बार में आपको देखने को मिलेगा कि 50% वीमेन है, लेकिन वहाँ से जज में निकल कर आने में फीमेल की जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो गई है। साथ ही पब्लिक परसेप्शंस भी है, जो वुमेन की जज में एंट्री अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें जो है हिस्टोरिकली काफ़ी एक्सक्लूडेड है। इट मीन्स कि एक पॉजिटिव स्टेप नहीं कहा जाता है हमारे जुडिशरी की फील्ड में, और बहुत कम ही महिलाओं की ये इंटरेस्ट होती है कि वो आगे चल के जज बने। साथ ही डिफरेंट वे है डिसीजन मेकिंग का। इट मीन्स कि आप देखो कि अगर वुमेन जज रहेगी तो वो सारी चीज़ों को फेस करती है। इट मीन्स कि मेल के कंपैरिजन में अगर आपने वुमेन की हालत देखी है तो वो सोशल और कल्चरल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेस करती है। सारी परेशानियाँ, अधिकतर जो परेशानियाँ होती है वो वुमेन को ज़्यादा फेस करनी होती है। तो इस हिसाब से वुमेन किसी की कंडीशंस को बेटर तरीके से समझ सकती है। मैं इसी चीज़ को अगर टर्न आउट करके बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सिक्के के दोनों फेसेस होते हैं, तो अगर यहाँ पे मेल और फीमेल किसी केसेस को अगर डील करते हैं तो उससे एक बेटर तरीके का कंक्लूजन निकल कर आएगा। ठीक है, ये बातें। साथ ही रोल मॉडल भी है। आप देखो कि आज की डेट में इंजीनियर, डॉक्टर बहुत सारी महिलाएं बनना चाहती है, लेकिन बहुत कम महिलाएं हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहती है, जो आपके स्पेस में जाना चाहती है, जो जज बनना चाहती है। तो ये सारी कुछ ऐसी फील्ड है ना जिसमें आप जल्दी नहीं देखोगे कि आपके अगल बगल की महिलाओं में ये इंटरेस्ट होता है। तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जब जज बनेगी ना, तो और भी आगे आने वाली महिलाएँ जितनी भी बच्चियाँ हैं उनके अंदर ये एक रोल मॉडल जैसा वो रोल प्ले कर पाएगी कि हाँ, उन आगे आने वाली जनरेशन में भी बच्चियों को जज बनने का शौक चढ़ेगा, है कि नहीं। शौक चढ़ेगा मतलब कि शौक होगी, इस तरीके का आप समझ सकते हो। चैलेंजेस क्या वुमेन फेस करती है जुडिशरी में, तो सबसे पहले आज के भी डेट में आप देखो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। एक स्टडी की गई है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के द्वारा। इसमें बताया गया है कि जो लोअर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का जुडिशरी में, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। आज के भी डेट में पुरुष प्रधान जो सिस्टम चलते आ रहा है वो जुडिशरी सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रिंजेंट एंड क्लोज्ड यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसका नाम मैं अभी कोलेजियम सिस्टम बताई। ये बहुत ही ज़्यादा ओपेक है, समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पे जो जजेस रिकमेंडेशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, क्या मेरिट है जिसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि क्लोज रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जिसके कारण महिलाओं को इससे बाहर रखा जाता है। साथ ही स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी भी है। जैसे कि आप देखो कि हमारे संविधान में आर्टिकल 233 है, जिसमें कि ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे 7 ईयर्स से भी कम एज एन एडवोकेट की, इट मीन्स कि 7 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट किसी भी हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये देखो कि ये इस इंटरप्रिटेशंस को, इट मीन्स कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है आज के भी डेट में। यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज बनना है
जिसके लिए आपको स्टेट की जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम होती है उसको क्लियर करके आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। तो इसमें 7 ईयर्स के एडवोकेट होना यहाँ पे आपका रखा गया कि ज़रूरत है। कॉलेजियम सिस्टम, हायर जुडिशरी में आप देखते हो कि जो अपॉइंटमेंट करने का जो पावर है वो एक्सक्लूसिवली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास है। और ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। और कॉलेजियम ओवर द ईयर आप देखते हो कि मेल डोमिनेट है। यहाँ पे हमेशा जिस भी जज का नाम रिकमेंड किया जाता है, एज ए किसी भी अगर यहाँ पे एडवोकेट का नाम रिकमेंड किया जाता है या फिर जज का नाम रिकमेंड किया जाता है फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आप लोग जजेस के तौर पे देख सकते हो, वो हमेशा मेल का ही होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एक रिपोर्ट है जिसे विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी इन 2019 कहा गया है। इनके द्वारा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सिर्फ 15% जो यहाँ पे कोर्ट है ना इंडिया में, उनमें विमेन टॉयलेट ही नहीं है। तो ये भी एक परेशानी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं होता है, तो विमेन कंफर्ट नहीं समझती है, इसलिए भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी देखने को मिलता है। मजिस्ट्रेट जो है उनको यहाँ पे हर एक 3 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये एक दूसरी चैलेंज हो जाती है वेमेन के लिए कि वेमेन का एक आप लोग समझ सकते हो कि ट्रांसफ़र होना यानी कि काफ़ी चीज़ों की यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड आउटरीच यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जो डॉक्यूमेंटेशन की कमी देखने को मिलती है, जो वेमेन की जिस तरीके से लॉ में जिस तरीके से वो ज़िंदगी अपनी व्यतीत करती है, तो ये भी एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो जाती है कि वो यहाँ पे इस फील्ड में आगे निकल कर आए। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है जो कि आप देख सकते हो, एक ड्रॉबैक कहा जा रहा है विमेन के लिए, जो कि जुडिशरी फील्ड में देखने को मिल रहा है। अब आप ये देख सकते हो कि विमेन जज जो है हमारे देश में किस शहर में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर बिहार में हम लोग देखें तो टोटल जज 1002 है, तो इसमें से विमेन जज जो है 99 है। इट मीन्स की परसेंटेज ऑफ विमेन जज अगर हम लोग देखें तो 9.88% है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग को पता है कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी दी गई है 35% विमेन को। बिहार में आप अगर बिहार जुडिशल सर्विस के एग्ज़ाम देते हो या फिर बिहार सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते हो तो 35% रिजर्वेशन भी है। साथ ही झारखंड की बात करें तो यहाँ पर आपका 5% रिजर्वेशन है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप लोग ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपने स्टेट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके राज्य में जो विमेन जज है उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सॉरी ये तो कंप्लीट नहीं हुई। वे फॉरवर्ड हम लोग देख लेते हैं। कंक्रीट डेटा है, यानी कि हमारी जो विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि डेटा एक अच्छी खासी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्ट भी किया जाना चाहिए कि डेटा का कलेक्शन हो, जिससे कि नंबर कितनी विमेन जजेस जो है लोअर जुडिशरी में है, ट्रिब्यूनल में है, ये सारी चीज़ें देख सके। और सिलेक्शन प्रोसेस में तो ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, देखते हैं कब होगा। यूनाइटेड नेशन विमेन के द्वारा भी कहा गया है कि फीमेल जज जो है वो बहुत सारे केसेस को इम्प्रूव भी कर सकती है। रिजर्वेशन की बात करें तो हायर जुडिशरी में आपको देखने को मिलेगा कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो विमेन के लिए जैसे कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी में है तो ये भी होनी चाहिए। साथ ही मोर विमेन चीफ जस्टिस होनी चाहिए। वुमेन जो लीडरशिप पोजीशंस में है, समटाइम्स ये काफ़ी हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हमारे जो हेड होते हैं देश के वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसलिए वुमेन भी होनी चाहिए। साथ ही सेंसिटिविटी टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो अगर वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा जज बन पाएगी तो मे भी ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं कम होगा एक फील्ड में। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ विमेन जज को अगर अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो सारे लेवल में करना होगा जुडिशरी में और ऑन पॉलिसी मेकिंग जुडिशियल काउंसिल्स में। तो ये होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ना ही सिर्फ ये विमेन का अधिकार है बट ये आप देखो कि एक अचीवमेंट भी है और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से भी ये सही है। और एज जस्टिस अगर इंदु मल्होत्रा के हिसाब से देखें तो उनके फेयरवेल स्पीच में ये कहा गया था कि जस्टिस विल बी सर्व्ड इफ़ जेंडर डाइवर्सिटी इज़ फाउंड ऑन द बेंच। ऑब्वियस है कि जब बेंचेस बनते हैं, जब किसी भी केस को डिस्कस किया जाता है तो जस्टिस जो है वो सर्व किया जाएगा अगर जेंडर डाइवर्सिटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन होगी तो अच्छी तरीके से जस्टिस यहाँ पे निकल कर आएगी। तो इंदु मल्होत्रा की ये जो आपकी फेयरवेल स्पीच है इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अगर आप अपनी लॉ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप लोग पॉलिटी की आंसर लिख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा जो है आपका इम्पैक्ट देगा। तो नेक्स्ट आते हैं गैम्बलिंग टॉपिक में, ये हमारी लास्ट टॉपिक है। सो गैम्बलिंग और लॉटरी के बीच में सबसे पहले ये समझिए कि डिफरेंस क्या होती है। गैम्बलिंग आपका स्टेट सब्जेक्ट में आता है, जो 7th शेड्यूल में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगी, स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट, कंकरेंट सब्जेक्ट। तो स्टेट सब्जेक्ट है, इट मीन्स कि यहाँ पे 100% जो आपका लॉ बनाने का अधिकार है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास आता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लिस्ट 2 है जो कि स्टेट सब्जेक्ट ही है। और फाइनेंस एक्ट 1994 है जिसके द्वारा ये कहा गया कि बैटिंग और गैम्बलिंग का कहने का मतलब है कि स्टेक सम थिंग्स है किसी वैल्यू का, पर्टिकुलरली मनी का। जैसे कि गैम्बलिंग देखते हो आपकी मनी यहाँ पे लगाया जाता है
एक तरीके का जुआ वगैरह कहा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्क होता है, या तो आप लॉस में जाओगे या तो आप गेन में जाओगे, ये दो ही चीज़ें होती है गैम्बलिंग में। लॉटरी की बात करें तो लॉटरी को यहाँ पे लिस्ट 1 में रखा गया, इट मीन्स कि सेंट्रल लिस्ट में रखा गया एंट्री 40 में, और इसको जो गैम्बलिंग का एम्बिट है इससे इसका बाहर रखा गया है। लॉटरी आप देखो कि इसको गवर्न किया जाता है लॉटरीज एक्ट के थ्रू, तो इसकी कानून अलग है, गैम्बलिंग के लिए कानून अलग है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि लीगल पोजीशन क्या है हमारे देश में आज की डेट में, मेन आपको यही चीज़ें समझनी है कि लीगल पोजीशन क्या है। हॉर्स रेसिंग लीगल है हमारे देश में, और जैसे रेस अगर आपने मूवी देखा है तो रेस में भी आप देखते हो कि वहाँ पे भी ये सट्टेबाजी जो है देखने को मिला है, ठीक है। सट्टेबाजी ये चलती है जिसे हम लोग गैम्बलिंग कहते हैं। तो वही उस मूवी को आप लोग देख के समझ सकते हो कि हॉर्स रेसिंग बहुत ही ज़्यादा एक लीगल तरीके का हमारे देश में ये सट्टेबाजी है। सेवरल इंडियन स्टेट अगर हम लोग देखें जिसमें लॉटरीज इन्होंने लीगलाइज कर रखा है, तो ये है गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, मध्य प्रदेश, नागालैंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो आप जिस भी राज्य से आते हो तो आपको पता होना चाहिए अपने स्टेट के बारे में कि आपके स्टेट में लॉटरीज लीगलाइज्ड है कि नहीं। ऑनलाइन गैम्बलिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि ये लीगलाइज्ड है, लेकिन कुछ ही राज्यों में जैसे कि गोवा, सिक्किम, नागालैंड और दमन में है। और महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो ये गैम्बलिंग रोके हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिट है, इलीगल माना गया है। ई गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसको लीगलाइज किया गया है सिक्किम और नागालैंड में। तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये गेम ऑफ स्किल को एज इलीगल मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये याद रखना है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन से रमी फेडरेशन है एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स है, जिनके द्वारा सेल्फ रेगुलेशन कोड जो है वो अडॉप्ट किया गया है। सो आप लोग जिस भी स्टेट से आते हो तो आपके स्टेट में क्या हालचाल है, कितना लीगलाइज और इलीगल इसको माना गया है, इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। हालांकि यूपीएससी इस पे बात नहीं करेगी, लेकिन यूपीएससी जो है हॉर्स रेसिंग पे ज़रूर बात कर सकती है कि ये हमारे देश में लीगल है। अब देखिए कि आर्गूमेंट बहुत बार किया जाता है कि इसको गैम्बलिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले मोरालिटी के अगेंस्ट में है। आप लोग को पता है कि हमारे देश में कल्चरली इसको अपोज किया जाता है कि सट्टेबाजी वगैरह जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोशल हार्म को ये प्रिवेंट करती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अगर लोग यहाँ पे हार जाते हैं इस सट्टेबाजी में तो उनको नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा देश ठहरा यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली वाला देश, पुअर कंट्री माने जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग माने जाते हैं। और इस देश में अगर गैम्बलिंग जैसी चीज़ों को अगर यहाँ पे लीगलाइज कर दिया जाए तो आपको पता है कि कितने बच्चे यहाँ पे फंस जाएंगे और कितने बच्चे जो है यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, कितने घर भी बर्बाद हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी करता है। ऑब्वियस है, यही सेम बात है। लीगलाइजिंग जो है ये हमारे गैम्बलिंग को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। देखिए किसी चीज़ को लीगलाइज कर देने से क्या होता है कि लीगलाइज कर दिया जाएगा तो यहाँ पे सरकार की भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होगी, है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो कि लोग तो ऐसे भी छुपा के करेंगे, अगर आप लीगलाइज नहीं करोगे तो अभी तक क्या हमारे देश में नहीं चलता है, चलता है, हर जगह चलता है। तो ये चलेगा भी आगे, लेकिन अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि गैम्बलिंग को प्रमोट भी करने को मीन्स दूसरे देश भी देखेंगे कि इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया तो दूसरे देश भी सोचेंगे कि इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। लेकिन आर्गूमेंट इसके फेवर में क्या है, इसके फेवर में है कि मनी का एक सही तरीके से अकाउंटेबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत ह्यूज काइंड ऑफ आपको देखने को मिला है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस यहाँ पे देखने को मिलता है और मनी की बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ होती है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आपका लीगलाइज कर दिया जाए तो सरकार को भी बेनिफिट होगा, यहाँ पे जो है ब्लैक मनी वगैरह जो है वो उससे टैक्स वगैरह भी लिया जाएगा। साथ ही जो करप्शन देखने को मिलता है स्पोर्ट्स के फील्ड में वो यहाँ पे कम हो पाएगा। कनेक्टिंग जो क्राइम है, ऑब्वियस है कि यहाँ से लोग जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन करते हैं तो वो क्राइम फील्ड में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसका इस्तेमाल होता है, तो उसको भी कनेक्ट कर पाएंगे। रेवेन्यू जनरेशन हो पाएगा। अगर सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगी तो ऑब्वियस है कि सरकार जो है ना कहीं ना कहीं सोशल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो लगाएंगे। साथ ही यहाँ पे सोशल बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूथ और वल्नरेबल जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है, गलत तरीके से उनको घाटा दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे बच पाएगी। क्योंकि अगर कानून है ना, तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है गैम्बलिंग के फील्ड में भी तो आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हो। साथ ही वे अहेड में यही कहा जा रहा है कि जो आर्गूमेंट है इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में ये तो देखना ही होगा, लेकिन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ सजेस्ट किया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि हमें बैटिंग को रेगुलेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कैटेगराइज किया गया है गैम्बलिंग को, प्रॉपर गैम्बलिंग और स्मॉल गैम्बलिंग, इस दो तरीके से गैम्बलिंग को यहाँ पे आपका कैटेगराइज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे इंडियन लाइसेंस जो ऑपरेटर्स है वही यहाँ पे इंडिया में पोजेस करे। लॉस जो चेजिंग है उसको कर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। पार्लियामेंट की इंटरवेंशन भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि ऑनलाइन जो बेटिंग गैम्बलिंग है इसको रेगुलेट करने की बात की गई है।
और इनैक्ट करना चाहिए मॉडल लॉ, यानी कि यहाँ पे कानून होनी चाहिए, और वो भी आर्टिकल 249 और 252 के तहत। तो ये चीज़ें कही गई है जिसके तहत आप देखो कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर है कि वो कानून बना सकते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गैम्बलिंग के अगेंस्ट में। और जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 है, इनका एम है कि बैटिंग और गैम्बलिंग को प्रिवेंट करना है स्पोर्ट्स में और अदर कोड में, तो ये एप्लीकेबल भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखो कि गैम्बलिंग के फेज़ में यहाँ पे लॉ कमीशन के द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पे सजेशन दी गई है। तो यू कैन इंक्लूड दिस सजेशंस इन योर आंसर राइटिंग, ओके, जहाँ पे भी गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कंक्लूजन में बताया गया है कि जस्टिस टी.पी. मदन, इनके द्वारा रिमार्क किया गया है कि एज द सोसाइटी चेंजेस, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रहे हैं ना, तो लॉ कैन नॉट रिमेन इम्यूटेबल, वैसे ही लॉ नहीं रहेगा। तो लॉ एग्जिस्ट टू सर्व द नीड्स ऑफ सोसाइटी, कानून जो होते हैं ना वो सोसाइटी की जो ज़रूरत है उसको यहाँ पे सर्व करते हैं। सिंस जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है जिस तरीके से आज की डेट में ये बढ़ता जा रहा है और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आज की डेट में ये हाई टाइम है कि हमें सोचना होगा कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए, जिससे कि सही तरीके से इसको रेगुलेट कर सके, इस सेक्टर्स को बेटर तरीके से रेगुलेट कर सके। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। आई होप कि आपको यहाँ पे आर्टिकल समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है लेसन, तो लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग को यहाँ पे पूरी मैगजीन्स अगर कंप्लीट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस में आपको यहाँ पे 4 बजे। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।